हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12 की पाठ्य पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज आपका इसी क्रम में अध्याय पहला है। यहाँ पर हम मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, मानव भूगोल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यह आपको बताना है। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन है। इसका मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। मानव भूगोल में प्रकृति और मानव के बीच द्वैधता है। मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता है। आपका पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मानव भूगोल प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का यह अध्ययन करता है। सेकंड वाला कथन यहाँ पर यह भी सही है। एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार जो है पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। अतः प्रकृति और मानव के अध्ययन पर इसमें बल दिया गया है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी सही है। तीसरा वाला जो कथन है ये गलत है। देखिए, प्रकृति और मानव के बीच जो द्वैधता है वो वैध नहीं है, क्योंकि प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व नहीं है, यानी दोनों ही तत्व अलग अलग नहीं है, दोनों ही तत्व आपस में जुड़े हुए हैं और इसलिए इन्हें समग्रता के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि अलग अलग रूप से देखना जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपका सी वाला कथन गलत है। डी वाला कथन आपका जो है ये बिल्कुल सही है। मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता है और उसमें परिवर्तन लाता है। इसके उपरांत जो परिवर्तन आते हैं उनसे मानव समाज में भी परिवर्तन आता है। तो यहाँ पर आपका सी वाला जो कथन है वो गलत है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है पहले का सी। दूसरा प्रश्न है आपका, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। उपरोक्त कथन का संबंध किस भूगोलवेत्ता से है? फ्रेडरिक रैटजेल, एलन सी सैम्पल, अल्फ्रेड वैगनर, पॉल बिडाल, डी लावलास। देखिए, ये परिभाषा फ्रेडरिक रैटजेल ने दी है और ये जो मानव भूगोल है इसमें इसकी जो परिभाषा इन्होंने दी है इसमें इन्होंने संश्लेषण पर बहुत ज़्यादा बल दिया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सेकंड का ए वाला। तीसरा प्रश्न है आपका, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना। उपरोक्त कथन का संबंध किस भूगोलवेत्ता से है? फ्रेडरिक रैटजेल, एलन सी सैम्पल, अल्फ्रेड वैगनर, पॉल बिडाल, डी लावलास। देखिए, ये जो परिभाषा मानव भूगोल की दी गई है ये परिभाषा पॉल बिडाल, डी लावलास ने दी है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है तीसरे का डी वाला। चौथा प्रश्न है आपका, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एलन सी सैम्पल की उपरोक्त परिभाषा में मुख्य दृष्टिकोण है क्या है? संबंधों की स्थिरता, संबंधों की गत्यात्मकता, संबंधों की उदासीनता या इनमें से कोई नहीं। देखिए, सैम्पल की परिभाषा में संबंधों की गत्यात्मकता मुख्य विषय है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है चौथे का बी वाला। यानी इन्होंने क्या देखा है? मानव के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन इन्होंने बताया है, यानी यहाँ पर इन्होंने गत्यात्मक माना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है चौथे का बी वाला। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? भौतिक भूगोल भौतिक या प्राकृतिक एवं मानव जगत के बीच संबंध आदि का भी अध्ययन करता है। किसी भी घटना अथवा परिघटना का जो दिक् काल के संदर्भ में परिवर्तित होती है उसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन नहीं किया जा सकता है। भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। मानव भूगोल सिर्फ भौतिक भूगोल का अध्ययन करता है। देखिए, आपका पहला वाला कथन सही नहीं है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत सिर्फ भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, न कि मानव जगत का। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका सेकंड वाला जो कथन है ये भी गलत है। एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल समाकलनात्मक, आनुभविक और व्यवहारिक है और भूगोल की जो पहुँच है वो विस्तृत है और किसी भी घटना अथवा परिघटना जो दिक् काल के संदर्भ में परिवर्तित होती है उसका भौगोलिक ढंग से
अध्ययन किया जा सकता है, जबकि यहाँ बोला गया अध्ययन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। तीसरा वाला जो है ये बिल्कुल सही है। एक विषय के रूप में भूगोल का सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन यहाँ पर सही है। चौथा वाला जो कथन है ये गलत है। देखिए, मानव भूगोल न सिर्फ भौतिक भूगोल बल्कि भौतिक या प्राकृतिक और मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण और उनके घटित होने के कारण और विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं का अध्ययन करता है। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला जो कथन है ये भी गलत है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर 1, 2 और 4 सही नहीं है, तो आपका सही आंसर है पांचवें का सी, केवल 1, 2 और 4। छठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है, ये आपको बताना है। समाकलनात्मक अनुशासन, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, द्वैतता पर आश्रित, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप, आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। देखिए, यहाँ पर चीज़ों को जोड़कर यानी इंटीग्रेट कर उन्हें समझा जाता है, तो इसको समाकलनात्मक अनुशासन कहते हैं। यहाँ पर मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर ये वाला भी बिल्कुल सही है, ये भूगोल का वर्णन करता है। द्वैतता पर आश्रित, अब देखिए आप लोगों में से कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कहेंगे सर अभी आपने कहा था कि इन्हें द्वैत करके नहीं देखा जा सकता है। वहाँ पर प्रकृति के संदर्भ में मानव की तुलना हो रही थी, यानी प्रकृति और मानव इन दोनों के बीच में द्वैतता नहीं है, यानी मानव जो है प्रकृति का ही एक अंग है, तो वहाँ पर द्वैतता नहीं है। लेकिन भूगोल में द्वैतता आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे भौतिक भूगोल अलग हो जाएगा, मानव भूगोल अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर भूगोल जो है ये द्वैतता पर आश्रित है, यानी यहाँ पर हम चीज़ों को पृथक करके भी देख रहे हैं। लेकिन प्रकृति के संदर्भ में अगर हम मानव को देखेंगे तो प्रकृति के संदर्भ में मानव प्रकृति का ही एक अभिन्न अंग है, उससे अलग नहीं है। डी वाला जो है गलत हो जाएगा। प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। देखिए, आधुनिक समय में भी भूगोल बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। जितनी ज़्यादा प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है उतना ही ज़्यादा भूगोल और ज़्यादा प्रैक्टिकल होता जा रहा है। तो यहाँ पर आपका गलत वाला जो कथन है वो है डी वाला, तो आपका सही आंसर है छठवें का डी। सातवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव, मानवीय भाईचारा। मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता है, और यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव क्या उत्पन्न और क्या निर्माण करता है, बल्कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वह किन उपकरणों और तकनीकों की सहायता से उत्पादन और निर्माण करेगा। यानी यहाँ पर प्रौद्योगिकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सातवें का बी वाला। आठवां प्रश्न है आपका, प्रकृति के मानवीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है? प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया। देखिए, यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। प्रौद्योगिकी जो है, टेक्नोलॉजी जो है, किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। यानी जो समाज जितना ज़्यादा प्रौद्योगिकी में आगे होगा उतना ही ज़्यादा वो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भी होगा। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल भी है, घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना ने अग्नि की खोज में हमारी सहायता की है। इसी प्रकार डीएनए और आनुवांशिकी के रहस्यों की समझ ने हमें अनेक बीमारियों पर विजय पाने के योग्य बनाया है। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर है 8वें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 9वां प्रश्न है आपका, आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच की अन्योन्य क्रिया को कहा गया है? पर्यावरणीय निश्चयवाद, पर्यावरणीय संभववाद, नवनियतिवाद, मानकीय दृष्टिकोण। देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया की आरंभिक अवस्थाओं में मानव इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ था और मानव ने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को उस समय ढाल लिया था। तो ये जो अवस्था है इसको पर्यावरणीय निश्चयवाद बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 9वें का ए वाला। 10वां प्रश्न है आपका, प्रकृति से अन्योन्य क्रिया की मानव की आरंभिक अवस्था के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इस अवस्था में मानव ने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया, प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था और मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। इस अवस्था में मानव प्रकृति को सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था।
देखिए, जो प्रगति से अन्योन्य क्रिया की मानव की आरंभिक अवस्था है, इसको निश्चयवाद या नियतिवाद की अवधारणा के रूप में जानते हैं और इसके समर्थकों में हम्बोल्ट और कार्ल रिटर का नाम आता है। आपको मैंने लिखवाया हुआ है, इसमें हम्बोल्ट है और एक दूसरे व्यक्ति और हैं जिनका नाम है कार्ल रिटर। तो वो इस अवधारणा के समर्थक हैं। उनका मानना यह था कि इस समय प्रकृति जो थी सर्वशक्तिमान थी और उस समय का जो मानव था वो इसके अधीन था। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। इस अवस्था में मानव ने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया, जो प्रकृति चाहती थी वही होता था। उस समय के मानव के पास टेक्नोलॉजी बिल्कुल थी नहीं, अत्यंत निम्न थी और मानव का सामाजिक विकास भी बहुत ज़्यादा हुआ नहीं था। यानी वही पत्थर के औजार थे जिनसे वो शिकार करता था। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं वो प्रकृति से डरता था। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। इस अवस्था में मनुष्य जो है प्रकृति को केवल सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था। जैसे आज आप देखते होंगे, आज जो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अपडेट हो गई है, मनुष्य को कोई भी प्राकृतिक आपदा होती है उसका पूरा पहले से ही पूर्वानुमान लग जाता है और मानव जो है कहीं ना कहीं उससे इतना ज़्यादा भयभीत नहीं होता है। लेकिन पहले के समय में जो आरंभिक अवस्था वाला मानव था वो प्रकृति की आपदाओं से बहुत ज़्यादा भयभीत होता था, उसकी सुनता था और कहीं ना कहीं उसकी पूजा करता था। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर आपका 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर है 10 का डी, यानी 1, 2 और 3। 11वां प्रश्न है आपका, अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होना उपरोक्त कथन मानव पर्यावरण संबंधों की किस अवधारणा को दर्शाता है? नियतिवादी, संभववादी, नवनियतिवादी, उपरोक्त सभी। समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं। अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं और वे अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वे संभावनाओं को जन्म देते हैं और पहले के विद्वानों ने इसे संभववादी अवधारणा के रूप में जाना है। यानी प्रकृति जो है अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है। धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है और प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। यानी कि जो संभववादी अवधारणा वाले समर्थक हैं उनका मानना ये है कि प्रकृति में अपार संभावनाएं हैं और मानव उन संभावनाओं का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 11 का बी वाला। 12वां प्रश्न है आपका, नवनियतिवादी अवधारणा के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? भूगोलवेत्ता विडाल डी लाब्लास ने यह संकल्पना प्रस्तुत की है। यह दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है। टिकाऊ या शाश्वत विकास नवनियतिवादी अवधारणा से ही संबंधित है। देखिए, आपका पहला वाला कथन गलत है। भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने, यानी इस अवधारणा की जो संकल्पना देने वाले व्यक्ति हैं वो ग्रिफिथ टेलर हैं, ना कि विडाल डी लाब्लास। तो ग्रिफिथ टेलर ने यह संकल्पना प्रस्तुत की है। जो विडाल डी लाब्लास हैं ये संभववादी संकल्पना से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यह जो संकल्पना है दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है और ग्रिफिथ टेलर ने इसे नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। यह संकल्पना दर्शाती है कि ना तो यहाँ नितांत आवश्यकता की स्थिति है और ना ही नितांत स्वतंत्रता की दशा है। इसका मतलब यह है प्राकृतिक नियमों का पालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि प्रकृति के जो नियम है उनका उल्लंघन किए बिना हम अपनी जरूरतों को भी पूरा कर सकते हैं और प्रकृति को भी बचाए रख सकते हैं। तो टिकाऊ या शाश्वत विकास जो है वो इसी अवधारणा या नवनियतिवादी अवधारणा से ही संबंधित है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 12 का डी वाला, केवल 2 और 3। 13वां प्रश्न है आपका, भूगोल की विचारधाराओं और उनके पक्षों के संबंध में कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित हैं, यह आपको बताना है। मानवतावादी विचारधारा, आवासन, स्वास्थ्य और शिक्षा, आमूलवादी विचारधारा, प्रत्यक्ष अनुभव, व्यवहारवादी विचारधारा, निर्धनता के कारण और सामाजिक असमानता। देखिए, मानव भूगोल की कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से था। इसमें आवासन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पक्ष सम्मिलित थे। तो आपका पहला वाला युग्म सही सुमेलित है। आमूलवादी या जिसको रेडिकल विचारधारा कहते हैं, इसने निर्धनता के कारण, बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का उपयोग किया है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष अनुभव नहीं आते हैं, बल्कि इसमें निर्धनता के कारण है, बंधन है और सामाजिक असमानता जैसी विचारधाराएं जो हैं वो इसमें आती हैं।
व्यवहारवादी विचारधारा की बात करें तो व्यवहारवादी विचारधारा ने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीयता, प्रजाति, धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक संवर्गों के दिक् काल बोध पर ज़्यादा जोर दिया है। यानी व्यवहारवादी में प्रत्यक्ष अनुभव आते हैं और वहीं आपके आमूलवादी में निर्धनता के कारण और सामाजिक असमानता आती है। तो यहाँ पर दूसरा तीसरा युग्म जो है ये गलत है, केवल पहला वाला युग्म सही है। तो आंसर है आपका 13 का सी, यानी केवल 1। 14वां प्रश्न है आपका, भूगोल में मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय किस समयावधि में हुआ? आरंभिक उपनिवेश युग में, उत्तर उपनिवेश युग में, 1970 के दशक में, 1990 के दशक में। देखिए 1970 के दशक में भूगोल में मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय हुआ। तो यहां पर आपका सही आंसर है 14 का सी वाला। 15वां प्रश्न है आपका, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रैटजेल, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, इरेटोस्थेनीज, पोलिडोनियम। देखिए फ्रेडरिक रैटजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है, इरेटोस्थेनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है और पोलिडोनियम है इनको भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 15 का ए वाला। 16वां प्रश्न है आपका, संसाधन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, आवास भूगोल। देखिए संसाधन भूगोल ये मानव के जो है आर्थिक भूगोल से संबंधित है, यानी कि संसाधन भूगोल जो है मानव भूगोल के आर्थिक भूगोल क्षेत्र से संबंधित है। यहां पर आपका सही आंसर है 16 का बी वाला। 17वां प्रश्न है आपका, चिकित्सा भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, सामाजिक भूगोल। चिकित्सा भूगोल जो है ये सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आता है, यानी मानव भूगोल की सामाजिक भूगोल शाखा के अंतर्गत आता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 17 का डी वाला। 18वां प्रश्न है आपका, निर्वाचन और सैन्य को मानव भूगोल के किस क्षेत्र में शामिल किया गया है? सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल। देखिए निर्वाचन और सैन्य को राजनीतिक भूगोल में शामिल किया गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 18 का सी वाला। 19वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, प्राचीन महाकाव्य। यह प्रश्न आपकी अभ्यास प्रश्नावली से है। अब देखिए इस प्रश्न में तमाम लोगों ने इसके अलग अलग उत्तर माने हैं। कुछ लोगों ने सी वाले को सही उत्तर माना है तो कुछ लोगों ने डी वाले को उत्तर माना है। अब यहां पर मेरा जस्टिफिकेशन सुन लीजिए कि मैंने कौन सा माना है। क्योंकि यह प्रश्न जो है मानव भूगोल के अंतर्गत पूछा गया है, तो मानव भूगोल में हम क्या करते हैं? मानव से संबंधित जानकारियां जो हैं, मानव की जो खोजें हैं, उनके अन्वेषण हैं, उनका संग्रह करते हैं। तो यहाँ पर यात्रियों के विवरण भी इसमें आ जाते हैं, प्राचीन मानचित्र भी आ जाते हैं और प्राचीन महाकाव्य भी आ जाते हैं, क्योंकि इन तीनों से हमें मानव के बारे में जानकारी मिल रही है, मानवीय भूगोल के बारे में जानकारी मिल रही है। चंद्रमा के चट्टानी पदार्थों के नमूने से हमें मानव के भूगोल के बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा 19 का सी वाला, यानी कि यहाँ पर ये जो है मानव भूगोल में भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 19 का सी वाला। 20वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है? क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, अन्वेषण और वर्णन। देखिए यहाँ पर आपके जो चैप्टर में जो आपकी तालिका दी हुई है उपगमन की, तो वहाँ पर क्षेत्रीय विभिन्नता भी है, स्थानिक संगठन भी है, अन्वेषण भी है और मात्रात्मक क्रांति को जो है मानव भूगोल का उपगमन नहीं माना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 20 का बी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आपके मन में कोई क्वेरी या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना भी ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।